हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा जिसका टाइटल है द गुड बैड मदर। आज मैं द गुड बैड मदर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक महिला जिसका नाम यंगसुन है वह हमें सूअरों के बारे में बता रही है कि कैसे मनुष्य ने इनको नष्ट कर दिया है और इनको गंदा और जंगली जानवर बना दिया है। इसके बाद में यंगसुन को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग खेतों में डिलीवरी करती है और इसके बदले उसे कुछ खेतों में से सामान दिया जाता है। हालांकि इसका बॉस इस सामान से खुश नहीं है, लेकिन जब यंगसुन यह बताती है कि अब की बार युनजू ने आपके लिए कुछ विशेष भेजा है और यह सहतूत है, उसने बताया कि यह आदमियों के लिए अच्छे होते हैं, और इस बात को सुनकर यंगसुन का बॉस खुश हो जाता है। इसके बाद इनकी शॉप के अंदर एक आदमी आता है जिसका नाम हाइसिक होता है। हाइसिक के हाथ में अब एक सूअर का बच्चा होता है और इस सूअर के बच्चे के गले में एक छोटा सा पट्टा होता है जिसके अंदर एक रिंग होती है। और यहाँ पर हाइसिक यंगसुन को प्रपोज करने के लिए आया था और ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। बाद में हाइसिक अपने सूअर के बच्चे को यंगसुन के पास भेजता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाहर से शॉप का दरवाजा खुलता है। इसका बॉस अंदर आता है, लेकिन इसी बीच यह सूअर का बच्चा बाहर भाग जाता है। ये दोनों काफी देर तक इसका पीछा करते हैं और काफी मेहनत के बाद हाइसिक को सूअर का बच्चा मिल जाता है और बाद में वह सभी के सामने यंगसुन को प्रपोज करता है, उसे रिंग पहनाता है और शादी करने के लिए कहता है। ये बात सुनकर यंगसुन भी बहुत ज्यादा खुश होती है और इस बात के लिए हामी भरती है। अगले सीन में हाइसिक को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है, साथ में एक फार्मर भी होता है और यहाँ पर हाइसिक इस फार्मर को अपने बच्चे के बारे में बता रहा था। हाइसिक यहाँ पर अपने बच्चे को लेकर इतना एक्साइटेड है कि उसने अभी से उसका नाम ढूंढना शुरू कर दिया है। बाद में यह आदमी हाइसिक को एक सूअर के बारे में बताता है जो कि प्रेग्नेंट है और खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। बाद में हाइसिक किसी तरह इस समस्या से समाधान पाता है। इसके बाद में दिखाया जाता है कि हाइसिक के घर पर एक और आदमी आया हुआ है जो कि उसको बता रहा था कि हमारे यहाँ से ओलंपिक मसाल रिले गुजरेगी। यंगसुन इसको सुनकर कहती है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं इन सबके लिए बैनर भी बनाऊंगी क्योंकि मैं बैनर बनाने में बहुत ही अच्छी हूँ। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन जिसका नाम योगरा कंस्ट्रक्शन है, उसे कुछ आदमी आईसी के घर के बाहर आए हुए हैं और आईसी को बता रहे थे कि यहाँ पर ओलंपिक मसाल रिले होने वाली है और तुम्हारा सूअरों का फार्म उसके बीच में आएगा, इसलिए हमको उसको तोड़ना होगा और तुम्हारे वहाँ पर जितने भी खेत हैं तुम इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दो और वे हमारे हो जाएंगे और इसके लिए हम तुमको भुगतान भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर आइसिक कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। हमारी जितनी भी पुरानी पीढ़ियाँ थी वे सब सूअर की खेती करते थे और मैं भी ऐसा ही करूँगा और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। बाद में यहीं पर योगरा कंस्ट्रक्शन का बॉस आता है जो कि इसको एक अमेरिकन सिगरेट देने की बात करता है, लेकिन आइसिक कहता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं अपने खेत नहीं दूंगा। इसके बाद रात को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग हाइसिक के सूअर के फार्म के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर आग लगा देते हैं और सारे सूअर यहाँ पर जल जाते हैं। बाद में हाइसिक को पता चलता है कि बाहर लोग चिल्ला रहे हैं कि आग लगी हुई है। इसके बाद हाइसिक और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। हाइसिक यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश करता है और रो रहा था, लेकिन यंगसुन हाइसिक को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकती। और कुछ टाइम के बाद आग शांत होने के बाद यहाँ पर यंगसुन को एक बीड़ी मिलती है जो कि वही अमेरिकन बीड़ी थी जो कि योगरा कंस्ट्रक्शन के आदमी की थी। साथ में यहाँ पर एक आदमी बता भी रहा था कि मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को देखा था जो कि योगरा कंस्ट्रक्शन से थे। बाद में हाइसिक की यह मामला कोर्ट के अंदर ले जाता है और हाइसिक का केस यहाँ पर ताइसू नाम का एक प्रोसिक्यूटर लड़ रहा था। ताइसू यहाँ पर उसी अमेरिकन सिगरेट को दिखाता है जो कि जले हुए फार्म के अंदर पाई गई थी, लेकिन यहाँ पर योगरा कंस्ट्रक्शन के बॉस जिसका नाम सोंग वू बेओक है उसने पहले से ही सभी तैयारी कर ली थी। सोंग वू बेओक यहाँ पर एक आदमी से कह रहा था कि मैंने आने से पहले तुमको एक अमेरिकन सिगरेट दी थी, क्या तुम्हें याद है? वह आदमी कहता है कि हाँ मैंने सिगरेट ली थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने फार्म को आग लगा दी है। साथ में यहाँ पर कुछ किसानों को लाया जाता है जो कि बता रहे थे कि यह एक एक्सीडेंट है और शायद शॉर्ट सर्किट हो गया था, उसकी वजह से आग लग गई थी। हाइसी को भी यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब मेरे इतने करीब है लेकिन ये मुझे धोखा दे रही है। बाद में हाइसी एक किसान से पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पहले तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन बाद में कहता है कि मुझे मेरी बेटी के लिए पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने ऐसा किया था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हाइसिक ताइसू के पास आ जाता है और उसको एक रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि सोंग वू बेओक ने सभी किसानों को पैसा दिया था, उन्होंने इन सबको कबूल किया है, इसलिए कोर्ट के अंदर यह सबूत काफ़ी होगा। ताइसू कहता है कि ठीक है और हाइसिक यहाँ पर ताइसू को केस जीतने के लिए कहता है। साथ में यहाँ पर हाइसिक ने अपने आने वाले बेटे के लिए कुछ धनराशि भी इकट्ठी की हुई थी और वह ताइसू को दे देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाइसिक के जाने के बाद ताइसू यहाँ पर योगरा कंस्ट्रक्शन के मालिक संग वू बेओक के पास कॉल करता है और कहता है कंडीशन हाथ से निकल सकती है। हाइसिक को कुछ रिकॉर्डिंग मिली है, साथ में बताता है कि हाइसिक अभी यहाँ से निकला है। अगले सीन में रात को देखते हैं जहाँ पर हाइसिक अपनी गाड़ी को लेकर जा रहा था, लेकिन तभी आगे कुछ योगरा कंस्ट्रक्शन के लोग आ जाते हैं। साथ में सोंग वू बेओक भी था और वह
आयसिक को यहाँ पर एक पेड़ के नीचे लटका देता है और आयसिक की डेथ हो जाती है और इस घटना को एक सुसाइड बता दिया जाता है। बाद में यंगसुन को दिखाया जाता है जो कि आयसिक की बॉडी के पास आ जाती है और उसको देखकर रोने लगती है। वही दूसरी ओर ताइसू को दिखाया जाता है जिसके पास एक आदमी आया हुआ है और उसको एक नई गाड़ी की चाबी देता है, साथ में कुछ पैसे भी देता है। लेकिन तभी वहाँ पर यंगसुन आ जाती है जो कि ताइसू से बात करती है। बाद में यंगसुन ताइसू को कुछ तस्वीरें दिखाती है और कहती है कि मेरा पति कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, वैसा नहीं था। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं वह कभी खुद को मारने की कोशिश नहीं कर सकता। लेकिन बाद में ताइसू कहता है कि वो आखिरी बार मेरे पास आया था, वह बहुत ही नशे में था, उसने मुझे कुछ पैसे भी दिए थे ताकि उसके मरने के बाद ये पैसे मैं तुम्हें दे सकूँ। और ताइसू की ये बात सुनकर यंगसुन को विश्वास हो जाता है कि मेरे पति ने आत्महत्या ही की है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगसुन अपने फार्म के अंदर अकेली बैठी हुई थी और खुद से कह रही थी कि मैं ऐसे ही नहीं मर सकती, मुझे मेरे आने वाले बेटे की देखभाल करनी होगी और उसको बड़ा करना होगा। बाद में वह अपना सारा सामान लेकर एक नए गाँव में आ जाती है। इस गाँव का नाम जोरी गाँव होता है। यहाँ पर वह एक जगह पर आती है और वहाँ पर इस घर के अंदर काम करती है और इसको साफ सुथरा कर देती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर एक गाड़ी के अंदर बहुत से सुअर आ रहे थे और ये सभी सुअर यंगसुन के स्थान पर जाने वाले थे। इस गांव के लोग यहाँ पर खेती कर रहे थे और देख रहे थे कि हमारे यहाँ पर सुअर क्या कर रहे हैं। हमारा गांव साफ सुथरा है लेकिन इन सुअरों की गंद की वजह से हमारा गांव गंदा हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा नहीं चाहेंगे और इन सुअरों को यहाँ से भगाने के लिए भी इसका पीछा करते हैं। अगले सीन में ये सभी गाँव वाले यंगसुन की जगह पर आ जाते हैं। बाद में ये यंगसुन को देखते हैं, इन्हें पता चलता है कि ये तो प्रेग्नेंट है। साथ में इन गाँव वालों में एक लड़की भी होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है और इस लड़की का नाम गमजा होता है। यंगसुन यहाँ पर इस सभी को देख लेती है। बाद में गुमजा और यंगसुन एक दूसरे से बात करती हैं। ये दोनों यहाँ पर अपने आने वाले बच्चे के बारे में बात करती है कि तुम्हारा बच्चा कितने महीनों में आने वाला है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये इस बात को एक साइड में रखते हैं और बाद में यंगसुन से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर सुअरों को लेकर क्यों आई हो, इनसे गंद आती है, हम इन्हें यहाँ पर नहीं रहने दे सकते। लेकिन बाद में यंगसुन इन सभी को अपने कानून का पाठ पढ़ाने लगती है। वह यहाँ पर एक विलेज का चीफ होता है, उसको कह रही थी कि आप यहाँ पर अपने लिए गलत तरीके से वोट को प्राप्त करते हैं। साथ में यंगसुन यहाँ पर एक महिला से कहती है कि तुम्हारे कुत्ते यहाँ पर भौंकते रहते हैं और मुझे भी ये सब कुछ पसंद नहीं है। और इसी बीच यहाँ पर ये दोनों महिलाएं लड़ने लगती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यंगसुन को यहाँ पर बच्चा होने वाला था। बाद में यहाँ पर एक बूढ़ी महिला होती है और इसको अंदर ले जाने की बात करती है। कुछ टाइम के बाद यंगसुन को यहाँ पर एक लड़का होता है। लेकिन उसी टाइम हम देखते हैं कि गुमजा को भी यहाँ पर एक लड़की हो जाती है। इसके बाद यंगसुन एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ पर वह आयसिक के साथ होती है और इन दोनों ने पहले अपने बच्चे का नाम सोच लिया था और इनके बच्चे का नाम कांगो होता है। साथ में यहाँ पर गुमजा की लड़की का नाम भी रखा जाता है और इसका नाम मीजू होता है। साथ में हम इनके साथ इनकी गांव की एक और महिला को देखते हैं जिसका नाम सुंग ए होता है और इसका भी एक बेटा होता है जो कि पहले हो चुका था, जो कि हमेशा इसकी पीठ पर रहता है और इसके बेटे का नाम सैम सिक होता है। बात करें इस गांव के और लोगों की तो यहाँ पर विलेज चीफ की एक पत्नी भी होती है जिसने अपने मुंह पर अजीब सा मास्क लगाया हुआ है। इसके बाद कुछ सालों के बाद देखते हैं जहाँ पर कांगो और मीजू दोनों स्कूल के अंदर होते हैं। जहाँ पर कांगो पढ़ रहा था, मीजू यहाँ पर कांगो से कह रही थी कि हम पिकनिक पर जाने वाले हैं, क्या तुम एक दिन के लिए भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकते। कांगो यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा था, वह सिर्फ पढ़ रहा था। बाद में यहाँ पर पीछे से सैमसिक आता है जो कि कांगो को जूता फेंक कर मारता है। कांगो कोई भी रिएक्ट नहीं करता। मीजू यहाँ पर कांगो की मदद करती है और सैमसिक के द्वारा फेंका गया जूता वह सैमसिक को मारने लगती है। लेकिन बाद में सैमसिक मीजू को धक्का देता है और फिर वह मीजू से कहता है कि क्या तुम कांगो को पसंद करती हो, यह हमेशा पढ़ता रहता है और कुछ काम नहीं करता। साथ में यहाँ पर सैमसिक कहता है कि कांगो एक हारा हुआ व्यक्ति है जिसका पिता नहीं है। इस बात को सुनकर कांगो को गुस्सा आता है और वह सैमसिक को मारने लगता है। अगली सीन में देखते हैं जहाँ पर कांगो की माँ यंगसुन उसको मार रही थी और कह रही थी कि तुमने सैमसिक को क्यों पीटा। कांगो यहाँ पर बता रहा था कि उसने मुझसे कहा कि मुझसे सुअर की गंध आती है। साथ में वो मेरे पिता के बारे में बात कर रहा था कि मेरा पिता नहीं है और मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूँ। यंगसुन कहती है कि वह ठीक ही तो कह रहा है, हमें से सुअर की गंध आती है, साथ में तुम्हारे पिता भी नहीं है। यंगसुन कहती है कि वे तुम्हारे साथ जो कुछ भी करें, वे चाहे तुम्हारा अपमान भी करें, जब तक तुम एक प्रोसिक्यूटर नहीं बन जाते उसके बाद तुम्हें कोई भी नीचा नहीं दिखाएगा और न ही तुमको धमकाएगा। इसलिए तुमको मेहनत करनी है और प्रोसिक्यूटर बनना है। बाद में यहाँ पर कांगो एक फॉर्म पर साइन कर रहा था और यह साइन एक बोरी माँ होता है। वही दूसरी ओर मीजू अपने घर पर आती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पिता ने उसकी माँ गुमजा को पीटा है। बाद में मीजू एक बार के अंदर आती है जहाँ पर इसका पिता एक लड़की के साथ होता है। मीजू यहाँ पर अपने पिता को अपने घर पर आने के लिए कहता है। बाद में मीजू रात को अपने घर पर होती है जहाँ इसकी माँ सोई भी थी। वो अपनी माँ की नैल को देखती है और फिर इसको अपने पेन से रंग देती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर मीजू अपने घर में से एक विशेष प्रकार के भोजन को चुरा कर ले जाती है। उसकी माँ उसका पीछा करती है और कह रही थी कि ये तुम्हारे पिकनिक के लिए है, लेकिन मीजू नहीं मानती। वही हम स्कूल के अंदर देखते हैं जहाँ पर कांगो पढ़ाई कर रहा था और वह हमेशा स्कूल के कोठरी के अंदर पढ़ता है। बाद में वो इस कोठरी के अंदर जा रहा था और यहाँ पर सैमसिक देख लेता है
कि कांगो कोठरी के अंदर गया है। बाद में वह इसको बाहर से लॉक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि इसी कोठरी के अंदर मीजू भी होती है। मीजू यहाँ पर कांगो के लिए विशेष खाना लाई थी जो कि उसने अपने घर से चुराया था और कह रही थी कि आज हम दोनों का बर्थडे है। लेकिन कांगो यहाँ पर थोड़ा सा भोजन करता है। मीजू कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा भोजन किया है, तुम्हें और लेना चाहिए। कांगो यहाँ पर कहता है कि अगर मैंने ज़्यादा भोजन किया तो मुझे नींद आने लगेगी और बाद में मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, और अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं प्रोसिक्यूटर नहीं बन पाऊंगा, इसलिए मैं और नहीं खा सकता। बाद में कांगो यहाँ पर पढ़ने लगता है। हालांकि मीजू यहाँ पर कांगो से कह रही थी कि यह बहुत ही अजीब बात है कि तुम एक अकेली लड़की के साथ यहाँ पर बंद हो और तुम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। बाद में वह कांगो की गाल को पकड़ती है और कह रही थी कि तुम मेरी और क्यों नहीं देख रहे हो। मीजू यहाँ पर कांगो को पसंद करती है और वह उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। बाद में कांगो और मीजू को पता चलता है कि किसी ने बाहर से उनको लॉक कर दिया है। वही हम दूसरी और कांगो की माँ को देखते हैं जो कि अपने घर पर होती है और उसने कांगो के लिए यहाँ पर विशेष डिश बनाई हुई थी क्योंकि कांगो का आज बर्थडे है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी रात हो चुकी थी, कांगो यहाँ पर नहीं आया था। बाद में यंगसुन और मीजू की माँ गुमजा साथ में कुछ और गाँव वाले होते हैं जो कि सैमसी के घर पर जाते हैं और सैमसी से पूछ रहे थे कि कांगो और मीजू कहाँ पर हैं। सैमसी को पता चलता है कि जहाँ मैंने कांगो को बंद किया था वहाँ पहले से मीजू थी। इसके बाद वो मीजू को बचाने के लिए यहाँ से भाग जाता है। वही दूसरी ओर मीजू भी कांगो से कह रही थी कि मैं अपना वजन घटा लूंगी और मैं बहुत ही सुंदर हो जाऊंगी और ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। इसके बाद वह यहाँ पर एक एक्सरसाइज करने लगती है। कांगो यहाँ पर इसको देखकर हंस रहा था। साथ में यहाँ पर मीजू के पास कैंडी होती है और वह कांगो को देना चाहती है। कांगो मना कर देता है। बाद में मीजू कैंडी को खुद खाती है लेकिन कैंडी से गले में अटक जाती है। बाद में कांगो मीजू को पकड़ता है और कैंडी को निकालने की कोशिश करता है। लेकिन जब कांगो ने मीजू को पकड़ा हुआ था तभी हम देखते हैं कि बाहर से गांव वाले और सभी आ जाते हैं जो कि इनको ऐसा करते देख लेते हैं। यहाँ पर विलेज चीफ की पत्नी कह रही थी कुछ भी गलत नहीं हुआ है, इन्होंने कपड़े तो पहने हुए हैं। बाद में कांगो की माँ इसको यहाँ से ले जाती है, पुलिस को घर पर ले आती है। कांगो यहाँ पर डिश को देखता है, इसकी माँ खाने के लिए कहती है लेकिन कांगो कहता है कि मैंने खाना पहले खा लिया है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कांगो की एक कानून की परीक्षा होने वाली थी और इसकी माँ यंगसुन इसको एक जगह पर छोड़ देती है जहाँ पर इसकी परीक्षा होने वाली थी। बाद में वह ऐसे जाती है लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मीजू होती है जो कि कांगो को चिल्ला रही थी। बाद में कांगो मीजू के पास आता है। मीजू वहाँ पर कांगो को कुछ गिफ्ट देती है, साथ में उसके नाखूनों पर एक येलो पेंट भी करती है और कहती है कि मैंने भी ऐसा ही किया है और इससे तुम्हारा पेपर बहुत ही अच्छा होगा। बाद में कांगो आगे जाने लगता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बाइक वाला मीजू से टकरा जाता है और मीजू का एक्सीडेंट हो जाता है। बाद में कांगो मीजू के पास आता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कांगो मीजू के साथ हॉस्पिटल के अंदर है जहाँ मीजू को जाग आती है और वह कांगो पर चिल्ला रही थी तुम्हारी परीक्षा का क्या, तुम्हें अपनी परीक्षा देनी चाहिए थी। कांगो कहता कि कोई बात नहीं, मैं 1 साल के बाद दे दूंगा। लेकिन मीजू यहाँ पर चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। बाद में कांगो मीजू को किस करता है। बाद में रात को यंगसुन अपने बेटे कांगो पर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने परीक्षा क्यों नहीं दी। कांगो यहाँ पर कहता है कि मीजू का एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मैं उसको हॉस्पिटल ले गया था। यंगसुन कहती है तो क्या हुआ, वह मरी तो नहीं ना, तुम्हें अपनी परीक्षा देनी चाहिए थी, तुम अपना जीवन किसी और की वजह से बर्बाद नहीं कर सकते। कांगो कहता है कि मेरा कैसा जीवन, मेरे पास कोई भी जीवन नहीं है, ये सिर्फ आपका जीवन है और आप इसे चला रही है। यंगसुन कहती है कि अगर तुम इसको छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक ही तरीका है और वह तरीका प्रोसिक्यूटर है। अगर तुम प्रोसिक्यूटर बन जाते हो तब तुम जो चाहो कर सकते हो। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगसुन गॉड से प्रार्थना कर रही है ताकि उसका बेटा प्रोसिक्यूटर बन जाए। बाद में कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर कांगो एक कोर्ट के अंदर है और वहाँ पर वह प्रोसिक्यूटर बन चुका है जहाँ पर वह एक केस को लड़ रहा था जहाँ वह गलत आदमी को गलत तरीके से फंसा देता है लेकिन यह आदमी निर्दोष होता है। यह आदमी जिसको यहाँ पर भी फंसा गया है यह वू बियो ग्रुप के साथ काम करता है लेकिन यहाँ पर कांगो इस आदमी को 3 साल की जेल के अंदर जाने की मांग करता है। बाद में कांगो से इस आदमी की पत्नी मिल रही है, साथ में उसका एक छोटा सा बच्चा भी होता है और वह कांगो से कह रही थी कि मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया है। वह इसको एक रिकॉर्डिंग दिखा रही थी। कांगो कहता कि आप मुझे क्यों दे रही हैं। यह महिला कहती है कि हमारा जो वकील है वह वूबियो ग्रुप के साथ मिला हुआ है, वह वहाँ पर हर रोज जाता है इसलिए मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन ये सब मैं आपको दे रही हूँ, प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए। यह लड़की यहाँ पर बता रही थी कि मेरा पति वूबियो ग्रुप में काम करता था लेकिन वहाँ के लोगों ने इसको फंसा दिया और इस रिकॉर्डिंग के अंदर ये सब बातें हैं इसलिए ये सबूत के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कांगो कहता है ठीक है। बाद में कांगो किसी के पास कॉल करता और कह रहा था कि कंडीशन हाथ से निकल गई है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कांगो सोंग वूबियोक के साथ मिल रहा है, यानी कि कांगो यहाँ पर सोंग वूबियोक के लिए काम करता है और इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइज ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 1 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन में। एपिसोड 2 भी आ चुका है और अब हम जल्दी ही उसको भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।